Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सॉल्व हो गया था हमारा लास्ट, है ना? तो आई थिंक सॉल्व में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ में आ गया? ट्रेस भी कर दिया था ना मैंने सॉल्व। गुड। अब बनाने हमें बाकी बचे हुए फंक्शंस। तो सॉल्व के अलावा कितने फंक्शंस थे? सॉल्व के अलावा कितने फंक्शंस थे? जल्दी जल्दी बोलिए। सॉल्व के अलावा 5 फंक्शंस थे। याद कीजिए, 4 फंक्शन थे, सॉरी। हाँ, सॉल्व के अलावा 4 फंक्शन थे। एक पुश था, एक पॉप था, एक इज ऑपरेंड और एक इवैल्यूएट। ठीक है, पुश पॉप आप बना लेंगे। पुश और पॉप तो आपसे बन जाएंगे अब, है ना? सेम है बिल्कुल, जैसे आप कई बार बना चुके हैं। नो चेंज, सिर्फ आर्गुमेंट टाइप और रिटर्न टाइप में चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। पहले आप इंट रखा करते थे, इस बार आर्गुमेंट टाइप और रिटर्न टाइप फ्लोट है। ठीक, अपन शुरू करते हैं सीधे इज ऑपरेंड से। सो रिमेनिंग फंक्शंस of evaluation of postfix expression। ठीक, अब रिमेनिंग फंक्शंस में हमें बनाने हैं 2 फंक्शन। पुश पॉप आप बना लेंगे, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे इज ऑपरेंड और इवैल्यूएट या कैलकुलेट। आई थिंक कैलकुलेट नाम दिया था मैंने, कैलकुलेट ही दिया था ना? हाँ, तो सबसे पहले लेते हैं इज ऑपरेंड। तो इज ऑपरेंड फंक्शन की आर्गुमेंट टाइप तो कैर होगी। ठीक, इस फंक्शन का काम है ये चेक करना कि जो कैरेक्टर आ रहा है वो ऑपरेंड है क्या। अगर वो ऑपरेंड है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 1, वरना ये फंक्शन रिटर्न करेगा 0। आ रही है बात समझ? फटाफट बोलिए, समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब कोड इज ऑपरेंड के अंदर जाएगा और एक इफ कंडीशन यूज होगी। क्या होगा इस इफ कंडीशन में? आप चेक करेंगे कि क्या सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9 है। क्योंकि रिकॉल करिए, जो हमारे ऑपरेंड्स हैं वो सारे के सारे डिजिट्स होंगे। तो अगर हमारे सारे ऑपरेंड्स डिजिट होंगे तो हमारी इफ कंडीशन यही चेक करेगी ना कि सी एच 0 से 9 के बीच में है या नहीं है ना? और अगर आपको 0 और 9 नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट इनकी आस्की भी लिख सकते हैं। यहाँ 48 और यहाँ कितना? व्हाट इज द आस्की ऑफ 9? व्हाट इज द आस्की ऑफ 9? 57। तो यहाँ लिख दीजिए एंड सी एच लेस देन इक्वल टू 57। अगर ऐसा है तो यहां से रिटर्न कर देते हैं अपन 1। अगर ऐसा नहीं है तो यहां से रिटर्न कर देते हैं अपन 0। समझ आया ये कोड आपको? आया? वेरी गुड। अभी बताइए, इसे और रिड्यूस कर सकते हैं? इसमें नंबर ऑफ लाइंस कम कर सकते हैं अपन? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। कर सकते हैं? कितनी लाइनों में कर लेंगे आप इसे मिनिमम? ये मिनिमम कितनी लाइनों में बना लेंगे फंक्शन आप? 1 लाइन में बन जाएगा। क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे 1 लाइन में बनाने के लिए? नहीं, टर्नरी नहीं करना है अर्पित यूज। और टर्नरी में रिटर्न नहीं लगता। टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की परमिशन नहीं देता। नहीं लगाना टर्नरी, अर्थराज टर्नरी नहीं लगाना। फिर क्या करें? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल।
वो है, आप लिखिए INT इज ऑपरेंड CH, शॉर्ट हैंड इफ एल्स। ये क्या होता है रुद्रेश? ये शॉर्ट हैंड इफ एल्स किसका नाम है बताओ? ये तो मुझे पता ही नहीं है, क्या होता है ये? बोलो बोलो रुद्रेश, जल्दी बोलो। शॉर्ट हैंड इफ एल्स क्या होता है? वेरी गुड। शॉर्ट हैंड इफ एल्स नहीं होता है कुछ सी में, होगा ये कि आप रिटर्न में डायरेक्ट डाल दीजिए अपनी कंडीशन, CH ग्रेटर देन इक्वल टू 48 एंड CH लेस देन इक्वल टू 57। हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। सोचिए, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, CH ग्रेटर देन इक्वल टू 48 एंड CH लेस देन इक्वल टू 57, क्या ये अपने आप में एक कंडीशन है? तो जब कोई कंडीशन टेस्ट होती है तो उसके दो रिजल्ट्स निकलेंगे, ट्रू या फॉल्स? निकलेंगे। तो अगर ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आया तो क्या रिटर्न हो जाएगा? यहां से 1 रिटर्न हो जाएगा। और अगर इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया तो 0 रिटर्न हो जाएगा। आपको अलग से इफ एल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे रिटर्न में अपनी टेस्ट कंडीशन डाल दें, जॉब विल बी डन। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा सिंगल लाइन इंप्लीमेंटेशन हो गया इज ऑपरेंड का। नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कैलकुलेट की कोडिंग। चलिए, सबसे पहले बताइए कैलकुलेट की प्रोटोटाइप क्या होगी? रिटर्न टाइप क्या थी कैलकुलेट की? कैलकुलेट की रिटर्न टाइप, वेरी गुड, रिटर्न टाइप फ्लोट थी, नाम था कैलकुलेट, पैरामीटर कितने ले रहा था? पैरामीटर ले रहा था 3, फ्लोट OP1, कॉमा फ्लोट OP2, कॉमा कैर CH। ठीक है, ये जो 3 आर्ग्यूमेंट इसके पास आ रहे हैं, इसमें से किसमें क्या है? OP1 OP2 अपने अंदर क्या रखे हुए हैं? सर ये रिटर्न फंक्शन करता है क्या कि अगर 2 है तो 1? अयास पहले तो ये बताओ, रिटर्न फंक्शन होता है? ये बताओ, क्या रिटर्न एक फंक्शन का नाम है प्रोग्रामिंग में? फिर क्वेश्चन में लैंग्वेज ही गलत यूज कर रहे हो। रिटर्न क्या होता है सी में या किसी भी लैंग्वेज में? रिटर्न ऑपरेंड होता है। वेरी गुड, रिटर्न ऑपरेंड का नाम है। कितने जमाने हो गए आयास प्रोग्रामिंग करे हुए? हाँ, रिटर्न एक कीवर्ड होता है, रिटर्न एक स्टेटमेंट होता है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है, जो कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता है। जैसे ब्रेक होता है, जैसे कंटिन्यू होता है, ऐसे रिटर्न होता है। बस ब्रेक और कंटिन्यू कहाँ लगते हैं? बोलो जल्दी बोलो। ब्रेक और कंटिन्यू प्रोग्रामिंग में कहाँ लगाए जाते हैं? वो आप लूप में लगाते हैं, या ब्रेक की बात करूं तो स्विच में भी लगा सकते हैं, लेकिन रिटर्न फंक्शन में लगाते हैं अपन। जब फंक्शन को रोकना हो तब अपन यूज करते हैं रिटर्न। समझ आ रही है बात? तो पहली बात तो रिटर्न ऑपरेंड नहीं है, रिटर्न फंक्शन नहीं है, रिटर्न एक कीवर्ड है। ठीक, अब रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या रिटर्न 1 और 0 दे रहा है, रिटर्न 1 0 नहीं दे रहा है। 1 0 तो इस एक्सप्रेशन का खुद का आंसर आएगा, जो आंसर आएगा रिटर्न उसे रिटर्न कर देगा। जैसे मुझे बताओ, अगर मैं कभी लिखता हूं, अयाज जवाब देना, रिटर्न 2 + 3, तो क्या होगा इस लाइन का इफेक्ट? बताओ। 5 रिटर्न होगा। तो 5 रिटर्न ने कैलकुलेट थोड़ी करा, 5 तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आया ना, 2 + 3 का आंसर 5 आया, और रिटर्न ने उस 5 को रिटर्न करा दिया। ऐसे ही हमारा केस है। हमारे केस में क्या होगा?
हमारे केस में रिटर्न में कंडीशन अपन ने डाली है, हर कंडीशन का सी में आंसर ट्रू या फॉल्स आता है, जो आएगा रिटर्न उसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन कैलकुलेट के अंदर। बताइए कैलकुलेट को क्या करना है, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। कैलकुलेट के अंदर का कोड जल्दी बोलिए, व्हाट शुड आई डू। कैलकुलेट को CH के बेसिस पर OP1 OP2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यही करना है ना। CH में आने वाले ऑपरेटर के आधार पर OP1 OP2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यही करना है ना कैलकुलेट को। गुड, तो क्या आएगा कैलकुलेट के अंदर, पहला स्टेटमेंट आपका, कैलकुलेट के अंदर पहला स्टेटमेंट क्या आएगा ना, कोई वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, सीधे स्विच लगा दीजिए, स्विच के पैरामीटर में बोल दीजिए, पैरेंथेसिस में बोल दीजिए CH, हो गया, CH आ गया। अब आपको याद होगा स्विच में केसेस बनते हैं, बनाते चलिए अपने केसेस आप। ठीक, पहला केस CH में प्लस हो सकता है, क्या कहना है आपका, हो सकता है। क्या करें अगर CH में प्लस हो तो, जल्दी जल्दी जवाब दें, क्या करें अगर CH में प्लस है तो। वेरी गुड, क्या करें OP1 प्लस OP2 को, OP1 प्लस OP2 को क्या करें, बहुत बढ़िया जवाब, रिटर्न कर दें, बिल्कुल सही। तो यहां लिख दे रिटर्न OP1 प्लस OP2। ठीक है, फिर अगर ये नहीं हुआ तो केस आएगा, केस माइनस हो तो क्या करें, तो रिटर्न कर दें OP1 माइनस OP2, राइट। केस मल्टीप्लाई हो तो क्या करें, तो रिटर्न कर दें OP1 इंटू OP2। देखते चलना, अभी दो ट्विस्ट आएंगे इस कोड में, ध्यान रखना स्क्रीन पे पूरा। केस अपॉन हो तो क्या करें, बोलिए बोलिए बोलिए, केस अपॉन हो तो क्या करें, केस अपॉन हो तो अपॉन करके रिटर्न कर दें, सिंपल, रिटर्न OP1 अपॉन OP2। ओके, केस डॉलर हो तो क्या करें, हम मान रहे हैं ना डॉलर भी एक ऑपरेटर है हमारे लिए और वो पावर को डिनोट करता है, तो केस डॉलर हो तो क्या करें, अर्पित ये पावर का ऑपरेटर होता है सी लैंग्वेज में, ऐसे होती है पावर कैलकुलेट। लूप लगाएं, नहीं, आपने सी लैंग्वेज में POW फंक्शन यूज नहीं करा है क्या कभी, मैट डॉट पाव, मनीष ये पाइथन का स्टाइल है, सी लैंग्वेज में रिटर्न पाव ना, मैट डॉट पाव क्यों बोलेंगे, रिटर्न पाव, मैट डॉट एच इंक्लूड करेंगे और बोलेंगे रिटर्न पाव, राइट। तो रिटर्न पाव और OP1 कॉमा OP2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर रिटर्न हो गई। ऐसे ही बताइए केस मॉड, क्या रिटर्न होगा, बोलो 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 जल्दी बोलो, मॉड में क्या रिटर्न करें, गलत बात नेहा, गलत बात, इतना आसान होता तो मैं पूछता। सी लैंग्वेज में फ्लोट ऑपरेंड्स पे मॉड नहीं चलता है, ये बात पता है नहीं पता है आप लोगों को, अगर आप मॉड को फ्लोट पे चलाते हैं तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर सिंटेक्स एरर दे देता है। मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर इन C and C++ प्रोग्रामिंग डज नॉट वर्क अपॉन फ्लोट वैल्यूज, अगर आप जबरदस्ती करेंगे अप्लाई तो प्रोग्राम दे देगा सिंटेक्स एरर, सो वी कैन नॉट राइट OP1 मॉड OP2, सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं ये, राइट। तो फिर क्या करें, कैसे निकालें मॉड, वेरी गुड मनीष, लेकिन इससे तो एक्चुअल आंसर नहीं आएगा ना मनीष, जो आपने बोला है उससे एक्चुअल मॉड नहीं आएगा ना, टाइप कास्ट होकर आएगा। जैसे अगर OP1 में 10.5 हुआ और OP2 में 3.9 हुआ
तो आपका कोड तो 10 और 3 का मॉड निकालेगा ना। ठीक, तो आप सुनिए इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। इसके लिए सी लैंग्वेज में जो math.h हेडर फाइल है, यूज करिए आपने math.h हेडर फाइल को यूज करा है। उस math.h में एक fmod नाम का फंक्शन है। fmod नाम से अंदाजा लग रहा होगा, fmod का काम है फ्लोट्स का मॉड निकालना। तो जैसे पाव से आप पावर कैलकुलेट करवा सकते हैं, ऐसे fmod से आप फ्लोट्स का निकलवा सकते हैं मॉड। तो हम लोग बोल देंगे fmod op1 op2। समझ आ रहा है सबको? हम मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसके ऑल्टरनेट के तौर पे उसके ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक फंक्शन जरूर दिया गया है जो सी प्रोग्रामिंग में फ्लोट्स के मॉड के लिए काम करता है, एंड द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज fmod। क्लियर? समझ आ रही है बात? ये आपको आपके कंपाइलर में बिल्ट इन मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा बताइए? ये सारे केसेस, 6 केसेस के बाद क्या आएगा? जल्दी जवाब दें। ये हमने 6 केस बना दिए, अब क्या आएगा? अब आएगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्यों लगा रहे हैं अपन? जल्दी बोलिए, डिफॉल्ट क्यों लगा रहे हैं अपन? इनवैलिड ऑपरेटर के लिए लगा रहे हैं। तो अदिति, हम तो ये मान रहे हैं ना कि यूजर जो हमें इनपुट में स्ट्रिंग देगा पोस्टफिक्स वाली, वो एक वैलिड स्ट्रिंग होगी, और हम लोग वैलिड में डिजिट्स मान रहे हैं और 6 ऑपरेटर्स मान रहे हैं। तो क्या यूजर हमें कोई 7वां सिंबल भी दे सकता है? नहीं दे सकता। दे तो सकता है वैसे अगर आप सोचो, बट मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि हम कोड ये मानते हुए लिख रहे हैं कि यूजर इतना समझदार, इतना अवेयर है कि वो हमें एक वैलिड एक्सप्रेशन ही देगा। तो अब चैलेंज ये है कि अगर यूजर हमें बिल्कुल वैलिड एक्सप्रेशन दे रहा है तो क्या डिफॉल्ट लिखना जरूरी है? बहुत जरूरी है मनीष, बहुत जरूरी है। कारण मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि यूजर हमें एक वैलिड एक्सप्रेशन देगा। क्या सी का कंपाइलर भी जानता है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं जानता ना? मुझे और आपको पता है, सुनना ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनना। मुझे और आपको पता है कि इन 6 में से कोई ना कोई केस जरूर मैच होगा। बताइए, गारंटी है? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं यूजर का इनपुट वैलिड होगा, है ना? वी नो एज अ प्रोग्रामर कि इन 6 में से कोई ना कोई केस मैच होगा ही होगा। क्या कंपाइलर गारंटी के साथ मान कर बैठा है कि इनमें से कोई ना कोई केस मैच होगा? नहीं ना? ठीक है। अब अगला डाउट आपका ये होना चाहिए, तो क्या डिफॉल्ट स्विच में कंपलसरी होता है क्या? बिना डिफॉल्ट के क्या स्विच नहीं बनता? बताओ, बिना डिफॉल्ट के क्या स्विच नहीं बनता? विशाल, स्विच के साथ डिफॉल्ट कंपलसरी नहीं होता है बेटा। डिफॉल्ट स्विच के साथ कंपलसरी नहीं होता है। अगर ये गलतफहमी है तो दिमाग से निकालो जल्दी फटाफट। डिफॉल्ट के बिना भी हम स्विच बना सकते हैं। बिल्कुल सही है आदर्श, डिफॉल्ट बनता है ताकि रॉन्ग चॉइस वाला पार्ट आपका चल पाए। बट मैं ये कह रहा हूं हमारे केस में तो रॉन्ग चॉइस होगी ही नहीं ना, कोई ना कोई ऑपरेटर तो आएगा ही ना इन 6 में से, है ना? तो फिर हम डिफॉल्ट क्यों लगा रहे हैं? क्या सी हमें फोर्स करती है कि स्विच में डिफॉल्ट लगाओ? जल्दी बताओ। नहीं करती ना, तो फिर हम डिफॉल्ट क्यों लगा रहे हैं? Why we are making use of default then? आप समझ रहे हो ना मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे? मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं कि जब स्विच में डिफॉल्ट लगाना कंपलसरी नहीं है, नल कहां से आ जाएगा अर्पित? नल पे हमारा फॉर लूप ही स्टॉप हो जाएगा। क्यों अर्पित? आप याद करो, अगर पोस्टफिक्स एरे में नल बैक साइड 0 आता है, नल कैरेक्टर आता है, तो लूप ही नहीं चलेगा। तो हम नल को भेजेंगे थोड़ी ना कैलकुलेट के पास। जल्दी जल्दी बोलिए, जो मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? जवाब मैं देता हूं। आप तो पहले बताओ, क्वेश्चन का रेलेवेंस समझ आ रहा है? पूछना क्या चाह रहा हूं मैं पूछना चाह रहा हूं क्या स्विच बिना डिफॉल्ट के चलता है?
तो जवाब होगा हाँ चलता है। सी ने कभी नहीं कहा कि स्विच में डिफॉल्ट होना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से है, क्या हमें हर हाल में इनमें से कोई ना कोई केस ट्रू मिलेगा ही मिलेगा? तो जवाब है हाँ, हमें तो हर हाल में कोई ना कोई केस ट्रू मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैलकुलेट कॉल हो और इनमें से एक भी केस ना चले, क्योंकि आप मानकर चल रहे हैं कि यूजर एक वैलिड स्ट्रिंग देगा। वैलिड स्ट्रिंग में दो ही बातें होंगी, या तो डिजिट्स होंगे और या 6 में से कोई एक ऑपरेटर होगा, प्लस माइनस इनटू अपॉन डॉलर और मॉड। तो फिर हम डिफॉल्ट क्यों लगा रहे हैं? उसका जवाब ये है, आप अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप की तरफ जरा नजर डालिए। क्या है आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप? फ्लोट है। आप बुद्धि लगाइए, अगर मैं यहां से डिफॉल्ट हटा देता हूं और स्विच को यहां पर बंद कर देता हूं, ध्यान देना, स्विच को यहां पर मैं बंद कर देता हूं, सपोज करिए, आप मुझे बताइए, क्या कंपाइलर ये जानता है कि इनमें से कोई ना कोई केस गारंटीड ट्रू होगा? नहीं जानता ना। तो जब कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करेगा, तो कंपाइलर को ऐसा लगेगा कि ऐसी स्थिति भी तो आ सकती है कि कोई भी केस मैच ना करे। लगेगा ना? ऐसी स्थिति भी तो आ सकती है कि कोई भी केस मैच ना करे, और उस केस में आप बताइए आपका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? कुछ भी रिटर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि केस ही नहीं चलेगा। और जब कुछ भी रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो रिटर्न टाइप फ्लोट होना गलत हो जाएगा कि नहीं? है ना? अगर आप टर्बो कंपाइलर पे चलाएंगे, तो वो एक वार्निंग देकर बंद हो जाएगा बस। आपके प्रोग्राम को रोकेगा नहीं, बट एक वार्निंग देगा। लेकिन अगर आप ये सेम कोड जावा पे लिखते हैं, तो जावा कंपाइल भी नहीं करेगी इस कोड को। जावा जैसी लैंग्वेजेस, मॉडर्न लैंग्वेजेस या सी प्लस प्लस के मॉडर्न कंपाइलर्स इसे कंपाइल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कोई ना कोई केस अगर मैच नहीं हुआ, तो फिर डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या जाएगी फ्लोट होने के कारण। ये कब चलता? जब आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड होती, तब आप बिना डिफॉल्ट के स्विच बना सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि तब कंपाइलर के ऊपर ये प्रेशर नहीं रहता कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी ही करवानी है। इस वक्त आप मानते हो कंपाइलर पे प्रेशर है कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न टाइप फ्लोट है। तो वो कैसे रिटर्न कर पाएगा अगर कोई भी केस मैच ना हुए? तो बिल्कुल सही आदिति, गार्बेज वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन कहां से? पुराने कंपाइलर्स से। मैं फिर याद दिला रहा हूं, अपन जहां तक हो सके लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं ना। और आप जावा जैसी लैंग्वेजेस में गार्बेज नहीं पाओगे, वहां कुछ गार्बेज नहीं होता। और अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज करोगे, वहां भी एरर आ जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? ये गार्बेज रिटर्न कर देना, वेरिएबल में अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होना, ये सब टर्बो ने आदतें बिगाड़ी हुई हैं अपन लोगों की। ये सब टर्बो कंपाइलर की दी हुई देन है। हर कंपाइलर नहीं बोलता कि ऐसी स्थिति में कोड चल जाएगा। इसलिए कंपाइलर को सेटिस्फाई करने के लिए, कंपाइलर हमें कोई एरर ना दे, इसके लिए हम लोग लगा रहे हैं एक डिफॉल्ट। आप मानते हो ये डिफॉल्ट कभी नहीं चलेगा? सोचो, अगर आप इस प्रोग्राम को समझ रहे हो अच्छे से, तो आप गारंटी के साथ कह सकते हो ये डिफॉल्ट चलने का कभी मौका नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा मौका। लेकिन फिर भी लिखना पड़ रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ कंपाइलेशन, फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेलिटी, क्योंकि कंपाइलर का मानना है कुछ ना कुछ तो रिटर्न होना ही चाहिए अगर रिटर्न टाइप फ्लोट है तो। आप याद करो, ऐसी स्थिति आपने पॉप में फेस की थी, ऐसी स्थिति आपने पॉप में भी फेस की थी। पॉप की रिटर्न टाइप इंट थी। अब अगर स्टैक में कुछ नहीं है, तो भी आपको रिटर्न करना पड़ रहा था एक डिफॉल्ट वैल्यू। क्यों? हाँ, अंडरफ्लो के टाइम पे, क्योंकि फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड नहीं थी। तो जब भी फंक्शन की रिटर्न टाइप नॉन वॉइड होती है, प्रोग्रामिंग क्या कहती है? बोलो तो जरा। प्रोग्रामिंग कहती है हर हाल में उससे कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए, चाहे आपका प्रोसेस चले या ना चले, कुछ ना कुछ रिटर्न कराइए। तो वो हमने डमी डेटा रिटर्न कराया है 0.0, ताकि दुनिया के किसी भी लैंग्वेज के कंपाइलर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये कोड फेल ना हो जाए। आया समझ? इसलिए डिफॉल्ट लिखा है मैंने। बाकी वो चलना नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट लिखना जरूरी है क्योंकि कंपाइलर इस बात को नहीं जानता। ओके, शैल आई प्रोसीड? तो ये हमारा इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फिनिश हुआ। आगे बढ़े। अगर इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी ना आप लोगों को, तो सब समझ में आ गया?
ठीक है, अब अगला चैलेंज हमारे पास आता है इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अभी हमने पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट करना सीखा, अब केस लेते हैं प्रीफिक्स के इवैल्यूएशन का। स्टार्ट करें डिस्कशन। चलिए तो शुरू करते हैं अब प्रीफिक्स के लिए। बिल्कुल पहले की तरह स्टार्ट करते हैं, पहले मैनुअल प्रोसेस सीखते हैं, फिर देखते हैं प्रोग्रामिंग कैसे होगी इसकी। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग इवैल्यूएटिंग अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन का जरा प्रीफिक्स वर्जन बनाइए। ये वही एक्सप्रेशन है जिसका आपने पोस्टफिक्स बनाया था, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 8। इसका आंसर कितना आ रहा था? इसका आंसर आपको याद होगा 11 आ रहा था, है ना। अब आप इसका प्रीफिक्स बनाइए, बनाइए जल्दी से। बिल्कुल सही, प्लस माइनस अपॉन इंटू 26318, ये बनेगा इसका प्रीफिक्स। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सर्कल आउट करें तो 26318, इनमें सबसे पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में वो अपॉन के पहले आ रहा है, तो हो जाएगा स्टार 26 यानी 26 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 8। स्टार 26 एक ऑपरेंड, 3 दूसरा, 1 तीसरा, 8 चौथा, फिर सॉल्व होगा अपॉन, तो ये हो जाएगा, ये पार्ट सॉल्व होगा, तो अपॉन इंटू 263 माइनस 1 प्लस 8, अपॉन इंटू 263 एक ऑपरेंड, 1 दूसरा, 8 तीसरा, फिर इसके बाद माइनस सॉल्व होगा, तो हो जाएगा माइनस अपॉन इंटू 2631 प्लस 8। 8 एक ऑपरेंड हो गया, ये हमारा दूसरा ऑपरेंड हो गया, अल्टीमेटली बनेगा प्लस माइनस अपॉन इंटू 26318। ये हमारा फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। अब मैं एक बार फिर आपको सिनेरियो याद दिला दूं। यूजर हमें इस एक्सप्रेशन को इनपुट करके देगा। याद करें हम लोग इस एक्सप्रेशन को कहां रखेंगे? हम लोग इस इनपुट एक्सप्रेशन को कहां रखने वाले हैं? हम लोग इसको रखने वाले हैं एक कैरेक्टर एरे में, बिल्कुल पहले की तरह। तो ये हमारा कैरेक्टर एरे है। इस कैरेक्टर एरे के अंदर हमारी एक्सप्रेशन है प्लस माइनस अपॉन इंटू फॉलोड बाय 2 6 3 1 8 और नल कैरेक्टर। ठीक है, अब चैलेंज ये है हमें इसे इवैल्यूएट करना है, तो कैसे करा जाए? आपके पास कोई सॉल्यूशन है? डू वी हैव, डू यू हैव सम लॉजिक? कुछ कर सकते हैं? बताइए कैसे करें, इस पे क्या एल्गो लगाएं कि आंसर 11 आ जाए? बताओ मनीष, अनम्यूट करूं?
ओके, हाँ मनीष बोलिए, अनम्यूट हेलो। कीजिए मनीष। हाँ बोलिए। हेलो। आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। सर जो राइट से दो एलिमेंट लेंगे और उस पे लेफ्ट मोस्ट वाला एक ऑपरेटर मिनट, लगा एक के। एक मिनट मत, अरे मतलब 8 और 1 लेकर उससे प्लस लगाएंगे? यस सर। और ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब दो तरह से ट्रैक करना पड़ेगा अरे को। यस सर। अरे ये तो मुश्किल है, थोड़ा इजी सॉल्यूशन बताओ। नहीं सर, रॉन्ग है क्या सर? नहीं नहीं, मुश्किल है मुश्किल है, दो ट्रैकिंग सर। करनी पड़ेगी ना। मैं यस कह रहा हूँ सर। इससे इजी सॉल्यूशन है। नहीं सर। फिर ऐसे कर सकते हैं सर कि ये जो जितने भी ऑपरेंड्स है सबको पहले स्टैक में पुश कर लेंगे। तो हमें क्या पता ऑपरेंड आएगा क्या ऑपरेटर आएगा, कुछ भी आ हाँ सकता है। वो तो। यस सर, उसका भी। चलो यस ठीक सर। है, मैं बताता हूँ। गुड, नो प्रॉब्लम। चलिए सुनिए ध्यान से, एल्गोरिदम में सिर्फ दो चेंजेस हैं, सिर्फ दो चेंजेस हैं पोस्टफिक्स के प्रीफिक्स वाले वर्जन में। आप पोस्टफिक्स में लेफ्ट टू राइट चलते थे, जल्दी बोलिए, है ना? यहां चलेंगे आप राइट टू लेफ्ट। पहला चेंज तो ये है, ठीक है। सब कुछ पहले जैसा होगा, पहले जैसा होगा मतलब ऑपरेंड आएगा तो पुश होगा, ऑपरेटर आएगा तो टॉप टू एलिमेंट्स पॉप होंगे, ऑपरेशन अप्लाई करके वापस पुश करेंगे, सब पहले जैसा होगा। बस एक डिफरेंस है, पोस्टफिक्स में जब आप लोग पॉप करते थे तो जो फर्स्ट एलिमेंट पॉप होता था वो फर्स्ट ऑपरेंड था कि सेकंड ऑपरेंड था? पोस्टफिक्स में जब आप लोग पॉप करते थे तो जो पहला एलिमेंट पॉप होता था वो फर्स्ट ऑपरेंड था कि सेकंड ऑपरेंड था? वेरी गुड, उसे आप सेकंड ऑपरेंड मानते थे। और जो दूसरा पॉप होता था उसे आप फर्स्ट ऑपरेंड मानते थे। यहां उल्टा है, यहां आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो यहां जो पहले पॉप होगा उसे क्या मानेंगे? यहां जो पहले पॉप होगा वो फर्स्ट ऑपरेंड माना जाएगा, और जो बाद में पॉप होगा वो माना जाएगा सेकंड ऑपरेंड। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो अब मेरे साथ प्रोसेस अप्लाई कीजिए आप। सबसे पहले 8 आएगा, 8 ऑपरेंड है ऑपरेटर है? ऑपरेंड है, तो चला जाएगा स्टैक में। फिर 1 आएगा, ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है? ऑपरेंड है, ये भी चला जाएगा स्टैक में। फिर 3 आएगा, 3 भी ऑपरेंड है, ये भी चला जाएगा स्टैक में। तो स्टैक हो जाएगा 8 1 3। फिर आएगा 6, 6 भी ऑपरेंड है, स्टैक हो जाएगा 8 1 3 6। फिर आएगा 2, 2 भी ऑपरेंड है, ये हो जाएगा 8 1 3 6 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट एंड स्टैक। अब कौन आएगा? स्टार आएगा, राइट। पॉप करिए, जो पहले पॉप होगा उसे फर्स्ट ऑपरेंड क्यों मानेंगे? क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं सुमित। अगर हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो पहले कौन गया होगा स्टैक में? एक्सप्रेशन हमारी प्रीफिक्स है ना, तो अगर हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो स्टैक में पुश कौन पहले हुआ होगा? पहले सेकंड ऑपरेंड पुश हुआ होगा, फिर फर्स्ट ऑपरेंड पुश हुआ होगा। हाँ या ना? नहीं आया समझ सुमित? नहीं आया, देखो ध्यान से, ये इनफिक्स है, जल्दी बोलो। है, इसका प्रीफिक्स बनाओ, क्या बनेगा? वेरी गुड, इसका प्रीफिक्स बनेगा अपॉन 5 2। अपन राइट टू लेफ्ट प्रोसेस कर रहे हैं ना प्रीफिक्स को, तो स्टैक में पहले कौन जाएगा? पहले 2 जाएगा, फिर कौन जाएगा? फिर 5 जाएगा, राइट। अब जब अपॉन आएगा तो 5 को क्या माने? फर्स्ट ऑपरेंड माने कि सेकंड ऑपरेंड माने? तो फिर तभी तो अपन कह रहे हैं वो फर्स्ट ऑपरेंड कहलाएगा। अगर इसको सेकंड ऑपरेंड मान लेंगे तो ये 2/5 बन जाएगा ना, आंसर गलत आ जाएगा। ओरिजिनल आंसर तो 2.5 आना था।
समझ आया? चलो वापस लौटो, तो स्टार आया, ठीक। अब स्टार आने पर अपन पॉप करेंगे, कौन कौन बाहर आएगा? हाँ, 2 into 6 ऋत्विक, सही बोलो, है ना, तब एवेल्युएट भी सही कर पाओगे। अब ये 2 और 6 को पुल करेगा और एवेल्युएट करेगा 2 into 6। 2 into 6 कितना बना? 12 बना। अब ये गया 8, 1, 3 और 12। फिर आएगा अपॉन। अब जब बाहर निकालोगे तो पहला ऑपरेंड कौन है? 12। दूसरा ऑपरेंड कौन है? 3। तो ये 12/3 सॉल्व करेगा, कितना बनेगा आंसर? 4। तो ये बना 8, 1 और 4। फिर उसके बाद माइनस मिलेगा, राइट। फिर 4 और 1 पॉप होंगे। फर्स्ट ऑपरेंड किसे मानेंगे? 4 को। सेकंड ऑपरेंड 1 को। 4 - 1 कितना होता है? 3। तो ये हो जाएगा 8 और 3। फिर इसके बाद आएगा प्लस। प्लस आएगा तो 3 और 8 पॉप होंगे। 3 + 8 11। ठीक है, एक्सप्रेशन एंड हो जाएगी। यही हमारे एक्सप्रेशन का आंसर है। आया समझ? मैनुअल ट्रेस। सूडो कोड पे आ जाते हैं। सूडो कोड फॉर इवैल्यूएटिंग a prefix expression. Step 1. It will be scan the given prefix expression from right to left, one character at a time. Second, check whether the given character is an operand or operator. If it is an operand, क्या करना है? बिल्कुल ठीक। Then push it in the stack. Step 4. If it is an operator, then, ठीक है, और इसमें ऊपर लिख दें and go to step 5. If it is an operator, then इसका first part, pop the top 2 elements from the stack. इसका second part, apply the given operator on them. इसका third part, push back the result in the stack. Fifth part, repeat the above steps until the prefix expression ends. Sixth part, pop the last element, बल्कि last and only remaining element, pop the last and the only remaining element from the stack, which is the answer of the expression, and return it. As simple as that. Pseudo code clear है?
सूडो कोड क्लियर है, जल्दी बोलिए। ठीक है, अब पूरे प्रोग्राम में कहां चेंज आएगा? पुश, पॉप, इज ऑपरेंड, कैलकुलेट सब बदल जाएंगे। जल्दी बोलो। पुश, पॉप, इज ऑपरेंड, कैलकुलेट सब बदलेंगे? कोई भी नहीं बदलेगा सिवाय सॉल्व के। मानते हैं? सिर्फ सॉल्व में चेंज आएगा और किसी में चेंज नहीं आएगा। सही बात है? ओनली सॉल्व विल चेंज, किसी और में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ सॉल्व को रीडिजाइन कर रहे हैं, बाकी सब वैसा ही रहेगा जैसा पोस्टफिक्स के केस में था। सो फ्लोट सॉल्व, आर्गुमेंट टाइप कैर, प्रीफिक्स 20। चलिए, अब आपने सॉल्व लास्ट लेक्चर में ही बनाया है, आई होप याद होगा। क्या क्या लगेगा अंदर? स्टैक लगेगा, और लूप लगेगा। लूप लगाना है। तो लूप हैंडल करने के लिए एक इंटीजर आई आएगा। वेरी गुड। और दो फ्लोट वेरिएबल्स आएंगे पॉप का रिजल्ट रखने के लिए, OP1 OP2, और एक आंसर। ठीक है, इतने वेरिएबल की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, शुरुआत बिल्कुल पहले जैसी होगी। आप टॉस को इनिशियलाइज करेंगे विद -1। अभी बताइए राइट टू लेफ्ट कैसे चलेंगे? टेल मी। एल्गोरिथम ने तो बोल दिया राइट टू लेफ्ट चलो, अपन कैसे चलेंगे राइट टू लेफ्ट कोड में? कैसे एरे को राइट टू लेफ्ट एक्सेस करें? वेरी गुड नेहा। तो क्या लिखें? मुझे फॉर लूप लिख के बताओ। फॉर लूप के तीनों पार्ट्स लिख के दो आप। इनिशियलाइजेशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, और स्टेटमेंट क्या होगा? कोड लिखो सुमित, कोड लिखो। फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन बताओ मुझे। आई इज इक्वल टू क्या करूं? आई इज इक्वल टू वॉट? बिल्कुल गलत जसलीन। आई इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है? जब हमें रिवर्स चलना है तो 0 से कैसे चल सकते हैं अपन? ये लेंथ कौन है आदिति? हु इज दिस लेंथ? आदर्श, ऐसे बैकस्लैश 0 लिखने से क्या हम बैकस्लैश 0 तक पहुंच जाते हैं सी में? रुद्रेश, क्या हो रहा है तुम्हें आज? आज कैसे आंसर आ रहे हैं तुम्हारी तरफ से? अगर कैरेक्टर एरे 20 का है और मुझे उल्टा लूप चलाना है तो मैं 20 से चलाऊंगा क्या? बिल्कुल सही ऋत्विक, बस स्ट्रिंग लेंथ तुमने लिखा गलत है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कुछ पैरामीटर लेता है। यस, एरे का नाम। तो हमारा इनिशियलाइजेशन होगा i इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ प्रीफिक्स -1। ऐसे थोड़ी ना आप कह दोगे i इज इक्वल टू 20 तो 20 से शुरू कर लेंगे अपन। 20 पे कौन जाने स्ट्रिंग है, गार्बेज है, क्या है? और i इक्वल टू बैकस्लैश 0 से तो बिल्कुल ही आपको नहीं मिलेगा नल कैरेक्टर का इंडेक्स। राइट, कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा i माइनस माइनस का। ये है राइट टू लेफ्ट चलना। आ रहा है समझ? जल्दी बोले। जो मैंने करा है वो समझ आ रहा है, और जो आप कर रहे थे वो गलती समझ में आ रही थी? अपनी गलती समझ आई? आई इक्वल टू बैकस्लैश 0 से इंडेक्स नहीं आ जाता है, और आई इक्वल टू 20 में आप कैसे कह सकते हो कि इनपुट स्ट्रिंग में 20 कैरेक्टर ही होंगे? 5 ही कैरेक्टर की स्ट्रिंग दी मैंने तब। समझ आया? वेरी गुड। अब आइए लूप के अंदर। लूप के अंदर बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह आप लिखेंगे ch इक्वल टू प्रीफिक्स i। फिर आपने इसके बाद किसे कॉल करा था? इसके बाद किसे कॉल करा था? बिल्कुल सही, फिर आपने इस ऑपरेंड कॉल करा था। चेक करा था उसने 1 दिया है क्या? अगर उसने 1 दिया है
तो फिर अमन ने पुश करा था, तो आ जाएगा पुश एड्रेस ऑफ एस और कॉमा करके सी एच, एड्रेस ऑफ एस के बाद सी एच लिख देंगे। गुड, सी एच -48 लिखेंगे। ठीक, ये इफ हमारा क्लोज हुआ। फिर इसके बाद आएगा एल्स पार्ट। क्या लिखेंगे एल्स पार्ट के अंदर? एल्स पार्ट के अंदर हम लिखेंगे अब OP1 इज इक्वल्स टू पॉप एड्रेस ऑफ एस, OP2 इज इक्वल्स टू पॉप एड्रेस ऑफ एस। ये OP1 और OP2 होंगे। पिछली बार ये OP2 OP1 थे ना, इस बार ये OP1 OP2 होंगे, क्योंकि जो पहला एलिमेंट पॉप होगा वो वाकई में फर्स्ट ऑपरेंड होगा, जो दूसरा एलिमेंट पॉप होगा वो सेकंड ऑपरेंड होगा। इसके बाद फिर हम लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू कैलकुलेट, बिल्कुल पहले की जैसे कैलकुलेट को पास करेंगे OP1 OP2 CH। कैलकुलेट जो रिटर्न करेगा वो आंसर में रखकर इसको करवा देंगे हम पुश एड्रेस ऑफ एस आंसर। ये हमारा एल्स पार्ट बंद होगा। इसके बाद हम लोग फॉर पूछेंगे, फॉर से बाहर निकलकर फिर कहेंगे आंसर इक्वल टू पॉप एड्रेस ऑफ एस, और जो आंसर में आएगा उसे कर दिया जाएगा रिटर्न। कहां जाएगा ये रिटर्न होकर? बोलिए। ये रिटर्न होकर जाएगा मेन में, वहां हो जाएगा प्रिंट। क्लियर है पूरा कोड, एल्गोरिथम, प्रोसेस, सब क्लियर? ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट्स। अगला लेक्चर बहुत ही क्रूशियल है, मिस मत कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने की। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और लेंदी एल्गोरिथम है, ये तो सिंपल थी, इवैल्यूएट करना। सो पेज 1, पेज 2, दिस इज पेज 3, this is page 4, this is page 5। हाँ हाँ आएगा मनीष, आएगा। एक्सप्रेशन में अगर पैरेंथेसिस है तो कैसे हैंडल करेंगे, यही पूछ रहे हैं, है ना? आएगा, उसका केस भी आएगा, वो अलग से अपन लेंगे। अपन पहले पढ़ेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इनफिक्स टू प्रीफिक्स, फिर आएगा पैरेंथेसाइज्ड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, पैरेंथेसाइज्ड इनफिक्स टू प्रीफिक्स। क्लियर? ये फ्लो है हमारे अगले टॉपिक्स का। स्लाइड 4, स्लाइड 4 इज दिस। हो गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।